तो बॉयज, आज मैं बात कर रहा हूँ आपसे अभी जो हाल ही में क्वेश्चन पेपर आपने दिया है प्री बोर्ड का। और उस प्री बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा बहुत सारी गलतियाँ आप लोगों ने की हैं। ऐसी ऐसी गलतियाँ की हैं जो शायद अगर कोई दूसरा एग्जामिनर होता तो आपको मार्क्स देने में कंजूसी देता या आपको मार्क कम देता, या हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके काट देता। उसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि आपने किस टाइप की गलतियां की हैं, उसे समझ लीजिए। मैं क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड बातें कर रहा हूं आपसे। सबसे पहली बात, जो आपको 15 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्वेश्चन पेपर को पढ़ते ही नहीं हैं। जिस टाइम क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर हाथ में लेके और इधर उधर ताकते रहते हैं बैठे हुए। एक बार एक नज़र हल्की सी देख लिया और उसके बाद ये देख रहे हैं कि किससे हमें चीटिंग मिल सकती है। इस तरह से अगर हम क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो रॉन्ग है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को बहुत बारीकी के साथ पढ़ना है। सबसे पहली बात जो इसमें है उसको समझना है आपको कि आपका जो पेंटिंग का पेपर होता है ये 2 घंटे का होता है और 2 घंटे के अंदर आपको पूरा क्वेश्चन पेपर करना होता है। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो आपको करना होते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि 2 घंटे के अंदर हमें पूरा पेपर ख़त्म करना है। तो जो 15 मिनट हमें मिल रहे हैं उन 15 मिनट का हम सदुपयोग करें और उनको बारीकी से क्वेश्चन को समझ लें। अब इसमें क्या है, मैंने यहां पर लिख रखा है सेक्शन सेकंड। तो सेकंड से मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूं उसके लिए मैं आपको बता दूं, क्योंकि सेकंड सेक्शन में अधिकतर बच्चों ने गलतियां की हैं। सेक्शन फर्स्ट जो है इसमें इंग्लिश में है मेंटेन द टाइटल ऑफ पेंटिंग डन बाय पेंटर निहाल चंद ऑफ द राजस्थानी स्कूल। तो सबसे पहली बात तो यह है कि निहाल चंद की जो पेंटिंग है, बहुत सारे बच्चों ने लिखा है मारू रागनी। मारू रागनी पेंटिंग साहिबदीन की बनाई हुई है और वो निहाल चंद की बनाई हुई नहीं है। निहाल चंद की बनाई हुई बनी ठनी है और अधिकतर बच्चों ने बनी ठनी लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे हमने यहाँ पर डाला हुआ है सेक्शन सेकंड। हम अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो हमें डालना है यहाँ पर सेक्शन सेकंड, और अगर हम हिंदी में लिख रहे हैं तो खंड बा या द्वितीय खंड, जैसा कि उसमें लिखा हो। अगर सेक्शन ए लिखा है तो हम लिखेंगे खंड आ। हिंदी में भी हमारे पास में ऑप्शन है, लिखा हुआ आता है। तो हमें ये देखना है कि हम कर कौन सा रहे हैं, इंग्लिश वाला या हिंदी वाला। अगर इंग्लिश लिख कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि सेक्शन सेकंड और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसके बाद जो भी ऑप्शन है ए बी सी डी में से जो चूज करना है आपको वो चूज करके लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सेक्शन सेकंड डालेंगे बीच में, लेफ्ट में डालेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और उसके बाद ऑप्शन बी सी डी या ए जो भी है वो डालेंगे और उसका आंसर देंगे। क्लीन। अब क्या किया है बच्चों ने, देखिए 2 ऑप्शन है हिंदी और इंग्लिश। बच्चों ने जो हिंदी में आंसर दे रहे हैं उन्होंने लिखा है सेक्शन सेकंड क्वेश्चन नंबर 1 का बी और आंसर दिया है। वो चीज गलत है। हमें अगर हिंदी में लिखना है तो हम द्वितीय खंड लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का यहां पर होगा आ बा सा और दा। तो जो ऑप्शन हिंदी में आ रहे हैं क्वेश्चन के, हमें वही ऑप्शन लिखने हैं। हमें इंग्लिश वाले ऑप्शन नहीं लिखने हैं कि ए बी सी डी। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इन विच द सब स्कूल द फेमस मिनिएचर पेंटिंग ऑफ द डेक्कन स्कूल चांद बीबी प्लेइंग पोलो इज मेड।
तो ये बीजापुर सब स्कूल की है, गोलकुंडा की है, अहमदनगर की है या हैदराबाद की है, तो हमें उसका ऑप्शन हिंदी या इंग्लिश में लिखना है। तो ये तो मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन फर्स्ट की, लेकिन मैं आ रहा हूँ अब सेक्शन सेकंड पे, जिसमें बच्चों ने बहुत सारी गलती की है। सेक्शन सेकंड जो है वो भी सेक्शन ए की तरह से हमें ध्यान रखना है कि अगर हम सेक्शन सेकंड इंग्लिश में कर रहे हैं तब तो सेक्शन सेकंड लिखेंगे, लेकिन अगर हिंदी में कर रहे हैं तो हमें लिखना है द्वितीय खंड। ठीक है। सेक्शन सेकंड में जो क्वेश्चन है उनसे पहले हमें जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, हम उन जनरल इंस्ट्रक्शन को भी ध्यान से देखेंगे। लिखा है आंसर टू बी रिटन फॉर ईच इज अबाउट 30 वर्ड, और उसके बाद है क्वेश्चन एवुलेट द कंपोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट, यानी संक्षिप्त में लिखना है। अब सेक्शन सेकंड मैंने क्यों दिया है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर उन्होंने कहा है संक्षिप्त में लिखिए। क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का। हमें 3 आंसर देने हैं 2-2 नंबर के, और संक्षिप्त में लिखने को हमसे बोल रहे हैं, जबकि हम बच्चों ने क्या किया है, पूरे पेज भरे हैं। पूरे पेज भरने का मतलब समझते हो, लगभग 80 से 90 और 100 वर्ड। जब संक्षिप्त में हमसे बोला जाता है, जब हमसे शॉर्ट में लिखने के लिए बोला जाता है, हम मिनिमम 30 वर्ड हमें लिखने हैं, मैक्सिमम हमारे वर्ड होने चाहिए 50, मिनिमम 30 और मैक्सिमम 50। 30 और 50 शब्दों के बीच में हमें आंसर देना है। हम 30 से 35 शब्दों के बीच में आंसर दे सकते हैं, 40 शब्द का आंसर दे सकते हैं, 50 शब्द का आंसर दे सकते हैं। अगर हम ज़्यादा का आंसर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारे नंबर कट जाएंगे। मान लीजिए हमने 100 नंबर का आंसर दे दिया, 100 शब्दों का आंसर दे दिया, तो हमारे नंबर कट जाएंगे, लेकिन फिर भी उसमें समस्या थोड़ी सी आती है। तो कोशिश ये कीजिए कि जब हमसे संक्षिप्त में पूछा जाए, शॉर्ट में आंसर पूछे जाते हैं, तो हम 30 से लेके 50 शब्दों तक का आंसर देंगे। अब इसके हिंदी ऑप्शन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 की संरचनागत व्यवस्था का मूल्यांकन करें। इसमें आ ऑप्शन में है कबीर और रैदास, बा में है झूले पर कृष्ण, सा पे है पोलो खेलती चांद बीबी, और दा पे है हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो। अब यहां मैं एक बात बताना चाहता हूं, कबीर और रैदास, इसमें जो संत हैं उनके विषय में बताया गया है, और हजरत निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो, इसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया मुस्लिम संत हैं और अमीर खुसरो उनके शिष्य हैं। 2-4 बच्चों ने तो इस तरह से लिखा है कि कबीर और रैदास में मिक्सअप कर दिया है। लिखा है कबीर जो है वो बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने हरे रंग का चोगा पहन रखा है, सिर के ऊपर टोपी लगी हुई है। तो है क्या कि संत कबीर का चित्रण कर रहे हैं, बताना है उन्हें संत कबीर का, और कर रहे हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया का। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। झूले पर कृष्ण, झूले पर कृष्ण में बच्चों ने क्या किया है कि झूले पर जो कृष्ण है, अपने मन से जो पेंटिंग है जैसे हमें डिस्क्राइब करना है, उसके विषय में तो हमने बात ही नहीं की है। लकड़ी का झूला है, मोटी सी रस्सी है, और वो झूल रहे हैं आराम से बैठे बैठे, बहुत मस्ती के साथ में। तो हमें उससे क्या मतलब है, हमारी पूरी की पूरी पेंटिंग काट दी जाएगी और हमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि हम जो पेंटिंग है उसके विषय में हमने बात ही नहीं की है। हमें जो पेंटिंग है
उसके विषय में बात करना है। नेचुरलिटी में क्या होता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, असल में क्या हुआ था उससे हमें मतलब नहीं है, जो पेंटिंग है उससे हमें मतलब रखना चाहिए। अब बात आती है सेक्शन 3 की, यानी तीसरे खंड की। तीसरे खंड में 2 क्वेश्चन हैं, 3-3 मार्क के हैं दोनों क्वेश्चन। और इसमें जैसे हिंदी में मैं पढ़ रहा हूं, रहस्यमय मधुर शैली का निर्माण जिसमें धुंधली रोशनी वाली पृष्ठभूमि और किसी भी गहरी रेखा व तान की अनुपस्थिति के साथ उदास रंगों का प्रयोग किया गया हो, जो सूक्ष्म दुनिया का अनुभव प्रदान करता है। इस पेंटिंग का हमें क्या करना है वो मैं पहले आपको इसका निर्देश पढ़ के सुना दूं। लिखा है, अपने पाठ्यक्रम में शामिल बंगाल शैली की किसी भी प्रासंगिक चित्रकला को पहचानें जिसमें निम्नलिखित विशेषताएं शामिल हों और उन्हें उस चित्र के अनुसार समझाइए। यानी हमें क्या करना है, सबसे पहले उस पेंटिंग को पहचानना है जिसमें रहस्यपूर्ण शैली हो, जिसमें धुंधली रोशनी हो, धुंधली रोशनी वाली पृष्ठभूमि यानी पीछे की भूमि हो, गहरी रेखा व तान की अनुपस्थिति। तान आप जानते हो, इंग्लिश में हम जो टोन है उसको हिंदी में तान कहते हैं। तो गहरी रेखाएं और टोन जो है उसकी अनुपस्थिति हो, मतलब वो नहीं हो, और उदास रंगों का प्रयोग किया गया हो, और एक सूक्ष्म यानी बहुत छोटी सी दुनिया का अनुभव हमें दे रही है वो पेंटिंग। ऐसी पेंटिंग हमें देखनी है। तो बहुत सारे बच्चों ने, एक ने तो नाम लिख दिया राधिका का। अब देखिए राधिका में क्या है, गहरे और चटक रंगों का प्रयोग हुआ है, लाल नारंगी पीले रंग का प्रयोग हुआ है, गहरे चटक रंगों का प्रयोग हुआ है, गहरी रेखाएं हैं उसके अंदर। तो यहां पर अच्छा उसमें कोई रहस्य नहीं है क्योंकि राधिका ठीक सामने खड़ी हुई है, रहस्य में कुछ प्रतीत नहीं होता। तो हमें क्या करना है, हमें पेंटिंग जो है उसके अकॉर्डिंग बता के और चलना है कि इसमें क्या क्या चीज और कैसे कैसे हुई है। जैसे कि रहस्यमय मधुर शैली का निर्माण जिसमें धुंधली रोशनी वाली पृष्ठभूमि हो। ऊंट के पीछे की जो भूमि दिखाई दे रही है, इसमें हमारी यात्रा का जो अंत है उस पेंटिंग को हमें लेना है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना है कि उन्होंने पूछा क्या। अब उसमें उन्होंने पूछा धुंधली आकृति वाली पृष्ठभूमि। तो जो यात्रा का अंत है इसमें धुंधली पृष्ठभूमि दिखाई गई है, ऑरेंज और रेड कलर की धुंधली है। जो ऊंट बनाया गया है उसमें शार्पनेस कहीं से भी शो नहीं हो रही। शार्पनेस का मतलब यह तीखी रेखाएं कहीं से भी नहीं दिखाई दे रही हैं। रेखाएं हैं, ऐसा नहीं है कि रेखाएं ना हो, लेकिन वो तीखी नहीं है जैसा कि यहां पर दिखाई दे रहा है। गहरी रेखा व तान की अनुपस्थिति। जो टोन है, कलर टोन, वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, सब फेड सा लग रहा है। दूसरे उदास रंगों का प्रयोग किया गया है। उदास रंग हम कह सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें, जैसा कि अभी अभी मैंने बात की थी राधिका से। राधिका में चटक रंगों का प्रयोग है। चटक रंग कौन से होते हैं? जो प्राइमरी रंग होते हैं, जैसे लाल, नीला, पीला, ये चटक रंग होते हैं। और उदास रंग किन्हें हम कहते हैं? जो तटस्थ रंग होते हैं, यानी न्यूट्रल कलर होते हैं, जिनमें काला या सफेद रंग बहुत ज्यादा मिला हुआ होता है। किसी भी रंग में अगर हम काला और सफेद रंग अधिक मात्रा में मिला देते हैं तो वो रंग उदास रंग हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, जो ऊंट हमें दिखाया गया है वो भी धुंधली सी आकृति में है। जो चट्टानें सामने की तरफ दिखाई गई हैं वो भी धुंधली सी आकृति में है। तो हमको इस तरह से डिस्क्राइब करना है कि जो जो हमसे पूछा गया है एक एक करके वो हम बताते चलें।
इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे ऊपर डालना है सेक्शन 3, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 या 2 या हिंदी में है आ और बा। तो अगर हम हिंदी का ऑप्शन कर रहे हैं तो हम आ या बा डालेंगे, और इंग्लिश में है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो हम 1 या 2 डालेंगे। अब क्या किया है, आधे से ज़्यादा बच्चों ने क्या किया है, इसमें एक ही ऑप्शन किया है, पहला वाला आ, दूसरा वो उन्होंने देखा ही नहीं है कि वो दूसरा क्वेश्चन भी हमारे पेपर में दिया हुआ है। तो दूसरा क्वेश्चन है, समकालीन भारतीय मूर्तिकारों में से आपको कौन सा सबसे अधिक पसंद है। ध्यान से सुनिए, समकालीन भारतीय मूर्तिकारों में से आपको कौन सा अधिक पसंद है, उसकी कार्यशैली, सामग्री तथा विशेषताओं आदि के विषय में लिखिए। अब यहां आप समझे, बच्चों ने लिखी है मजदूरी की जीत। यहां पर पूछा गया है समकालीन भारतीय मूर्तिकारों में से आपको कौन सा पसंद है, और बच्चे क्या लिख रहे हैं, मजदूरी की जीत यानी श्रम की विजय। मुझे आपसे ये कहना है कि यहाँ जो लिखा गया है उसे पढ़िए सबसे पहले, कि समकालीन भारतीय मूर्तिकारों में से आपको कौन सा पसंद है। तो जिसने मूर्तियां बनाई हैं उसके बारे में बात हो रही है, मूर्तिकारों में से कौन सा पसंद है। इस बात को ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आर्टिस्ट की बात हो रही है कि आपको कौन सा आर्टिस्ट पसंद है। अब श्रम की विजय या श्रम की जीत या मजदूरी की जीत आप बताने जा रहे हो, तो उसके जो आर्टिस्ट हैं देवी प्रसाद राय चौधरी, जिन्हें हम शॉर्ट में डीपी चौधरी भी कहते हैं या डीपी राय चौधरी भी कहते हैं, हमें डीपी राय चौधरी के बारे में बताना है। उनकी कार्यशैली, उनके कार्य करने का जो तरीका है वो हमें बताना है। वो सामग्री कौन सी यूज करते थे, वाटर कलर यूज करते थे, पोस्टर कलर यूज करते थे, एक्रेलिक यूज करते थे, ऑयल यूज करते थे, वो कैनवस पे बनाते थे, वो पेपर पे बनाते थे, वो लेदर पे बनाते थे। तो वो सामग्री हमें बतानी है कि वो कौन सी सामग्री वो यूज करते थे। अब बात ये आ रही है कि वो पेंटिंग तो बनाते नहीं थे जो पेपर पे बनाएंगे, कैनवस पे बनाएंगे या लेदर पे बनाएंगे। वो बनाते थे क्योंकि वो थे मूर्तिकार, तो मूर्तियां बनाते थे। अगर मूर्तियां बनाते थे तो वो संगमरमर की बनाते थे, सादा पत्थर की बनाते थे, बलुआ पत्थर की बनाते थे, या मिट्टी की बनाते थे, या पीओपी की बनाते थे। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आर्टिस्ट है वो असल में उसका माध्यम क्या था, उसकी सामग्री क्या थी। तो इसको हमें क्लियर करना है। अब आगे लिखा हुआ तथा विशेषताओं आदि के विषय में बात करें, उनकी जो खास बात थी, जो विशेषताएं थी, वो आपको बतानी है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। इसके बाद आता है सेक्शन 4। इसमें माँ और बच्चा, हल्दी पीसने वाली, राम समुद्र का घमंड तोड़ते हुए और मदर टेरेसा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले की बात कर रहा हूं माँ और बच्चा की। बच्चे अपने और अपनी माँ के संबंध के बारे में, माँ बहुत प्यारी होती है, माँ बहुत ऐसी होती है, बच्चा हरे रंग का कुर्ता पहने हैं, लाल रंग का कुर्ता पहने हैं। बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो माँ और बच्चा है उसमें जेमिनी राय ने जो माँ की पेंटिंग बनाई है उसमें जो बच्चा है वो बिल्कुल नंगा है, नग्न अवस्था में है। अगर हम उस पेंटिंग की बात ना करके दूसरी बात करेंगे तो बिल्कुल रॉन्ग होगा। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। हल्दी पीसने वाली में बच्चे लिख रहे हैं, एक औरत को दिखाया गया है जो अपने घर में बैठी सिलबट्टे पे हल्दी पीस रही है। बिल्कुल रॉन्ग है, वो बिल्कुल गलत है। हमें 1 नंबर क्या आधा नंबर भी नहीं मिलेगा इसमें, क्योंकि हम जो ओरिजिनल पेंटिंग है अमृता शेरगिल की उसे डिस्क्राइब ना करके अपने घर की बात हम छेड़ रहे हैं। तो इस चीज़ को हमें ध्यान देना है। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 5। सेक्शन 5 में है
राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में बंगाल शैली का योगदान। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में बंगाल शैली का योगदान क्या रहा है? उसमें जन्म और विकास नहीं आएगा, उसमें उसकी विशेषताएं नहीं आएंगी। आधे से ज्यादा बच्चों ने जन्म और विकास लिखा है, तो बंगाल शैली का जन्म और विकास हमें थोड़ी लिखना है। हमें तो ये लिखना है कि बंगाल शैली के आर्टिस्टों ने भारत का जो राष्ट्रवाद को जो बढ़ावा दिया है वो बंगाल शैली के आर्टिस्टों ने कैसे दिया है। मैंने आपको एक लिखाया था, भारत की आज़ादी में बंगाल शैली के कलाकारों का योगदान, यहाँ पर वो लिखा जाएगा जिसमें अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया, पूर्ण घोष ने भारत माता का चित्र बनाया, आपकी अमृता शेरगिल ने भारत माता का चित्र बनाया, नंदलाल बोस ने स्लोगन लिखे। तो इस तरह से ये जो चीजें हैं वो आएंगी आपके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने में बंगाल शैली के योगदान में। और अगर आपको ये नहीं आता है तो अगला ऑप्शन जो है इसका दक्कन शैली की चित्रकला। तो जो दक्कन शैली की चित्रकला है उसमें आप दक्कन शैली का जन्म, विकास और विशेषताएं लिख सकते हैं। आपको पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। तो समझ में आ गई होगी, और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।